नमस्कार। कल मैंने आपको गोंडा ज़िले में एक बहुत ही हाईटेक साइबर क्राइम का जो गैंग पकड़ा था उसके बारे में बताया था कि वो स्कीमिंग के ज़रिए कैसे किसी दूसरे के एटीएम कार्ड के मेटेलिक टेप की जो कोडिंग होती है उसको डिकोड करके नए मेटेलिक टेप वाले एटीएम कार्ड में उसको पेस्ट करके और फिर पैसा निकाल लिया करते थे। कल की उस पर कल का जो वीडियो था, कल के पार्ट पर टिप्पणी करते हुए श्री मुकुल कुमार पटेल जी ने बहुत एक अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, ठीक है आपने सब के बारे में बताया, लेकिन ये बताइए पकड़े कैसे गए। बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि कल समय बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए अगर पकड़ने वाला पोर्शन बताया जाता तो काफ़ी लंबा हो जाता। फिर आप अपनी बात बहुत लंबी कहना या किसी और को सुनना, कोई सुनेगा तो उसे बहुत उबाऊ सा लगेगा। आज मैंने सोचा था एक छोटी मोटी घटना और बताऊंगा, लेकिन इनकी अरेस्ट कैसी हुई ये भी बिल्कुल सही है, बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो आज इसको बता के आज गोंडा की यात्रा को अपने समाप्त कर दूंगा और अगले पड़ाव पर जब मैं एसएसपी लखनऊ के पद पर कार्यरत रहूँगा तब की जो क्राइम के इंसिडेंट्स हैं वो आपसे मैं शेयर करूँगा। मैंने आपको बताया था कि ये 20 मार्च को ये पूरा गैंग पकड़ा गया था, जिनमें जो इसका लीडर था अनिल कुमार वर्मा, और जो काफ़ी पढ़ा लिखा और बहुत जगह कंप्यूटर बेस्ड नौकरी करने के बाद उसने अपना रास्ता ये चुना था। पहले वो फिशिंग साइट्स बैंक की बना के उसमें लॉगिन डिटेल्स और पासवर्ड निकाल लिया करता था, और फिर वो डाटा पैकेट्स में वो चले जाते थे उस नाइजीरियन के पास, और हाइकर्स लाउंज में जाके उसकी बोली में जो पैसा देता था उससे स्वीकार कर लिया जाता था। और ग्राउंड पे काम करने के लिए दो व्यक्ति और अनिल, ये दोनों मिलके वो पैसा निकाल लिया करते थे। उसके बाद फिर एटीएम की क्लोनिंग का काम उन लोगों ने शुरू किया। हुआ ये था कि गोंडा, जैसा मैंने आपको बताया कि छोटा शहर है, लखनऊ और फैज़ाबाद के नज़दीक है, अयोध्या से 60-65 किलोमीटर दूर है, और वहाँ से नेपाल की सीमा बहुत दूर नहीं है। तो और बहुत जिसको कहते हैं बहुत डेवलप्ड सिटी में उसे नहीं कहा जा सकता। डेवलपमेंट की प्रोसेस में ज़रूर है, बट डेवलप्ड सिटी की श्रेणी में अभी तक नहीं आया है। उसका जो शहर है वो किसी लखनऊ के किसी बहुत बड़े कस्बे के बराबर ही होगा। हालांकि अब धीरे धीरे वहाँ आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। हुआ ये बात, ये 21 या 22 फरवरी 2014 की है। मैं 2015 की है, 14 की नहीं, 2015 में मैं यहाँ आया था जनवरी में। तो 21 या 22 फरवरी 2015 को ऑफ़िस में सुबह 10 बजे आपको ऑफ़िस पहुँचना होता था, और वहाँ पर फिर जो दूर दराज से लोग और वैसे भी लोग आते थे, अपनी जो उनके शिकायती प्रार्थना पत्र हुआ करते थे उसको लेके, और एक एक करके अपनी बात वो कहते थे। उनका जो समाधान मेरे स्तर से हो सकता था वो किया जाता था। अदरवाइज़ उसी ऑफ़िस के कैंपस में हमारे एसपी रूरल वहीं बैठते थे, एडिशनल एसपी, और सीओज़ भी वहीं बैठते थे। उनको बता दिया जाता था कि ये काम आपके स्तर का है, इसे कर लें। उस दिन एक साथ का मतलब आए तो अलग अलग थे, लेकिन एक तरह की समस्या लेके 3 लोग आए। 2 तो उसमें साधारण किसान थे जो अपने बेटों के साथ आए थे, एक लड़का उसमें स्मार्ट था, पढ़ा लिखा था। उन तीनों ने बताया कि साहब हमारे पैसे निकल गए बैंक से। चूँकि जब वो एक स्लिप भीतर भेजी जाती है मिलने का कारण, तो उसमें नीचे वो कारण लिखते हैं, व्यक्तिगत लिख देते हैं, या एफआईआर दर्ज नहीं हो रही इसके लिए लिख देते हैं, विवेचना में लापरवाही हो रही है ये लिख देते हैं, या अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो रही है ये लिख देते हैं। और जो इनसे प्राइमा फेसी जो बात करता है, अगर छोटी मोटी बात है तो वो संबंधित थाने को या इंस्पेक्टर को या आईओ को फ़ोन से बता के और फिर उनको वहीं से विदा कर देता है। लेकिन अगर उसको लगता है कि नहीं ये लोग जिद कर रहे हैं और एसपी से इनको मिलवाना ही है, तो कारण सहित वो लिख के और बताते हैं। तो हमारे जो भी वहाँ जिनकी ड्यूटी थी, उसको पब्लिक ग्रीवांस सेल कहते हैं, जन शिकायत प्रकोष्ठ कहते हैं, कि वो जो लोग आएंगे पहले अपना नाम लिखाएंगे, पता लिखाएंगे, रजिस्टर कराएंगे, कारण लिखाएंगे, उसके बाद फिर उन्हें संबंधित अधिकारी से मिलने के लिए जाने दिया जाएगा।
तो वो जब लिख के ले आए तो एक के बाद एक 3 लोगों ने यही लिखा था कि एटीएम, हमारे एटीएम से पैसा हमारा निकल गया। मैंने तीनों को एक साथ बुलाया, तीनों अलग अलग जगह से आए थे। पूछा मैंने क्या हुआ। उन्होंने कहा साहब देखिए ये हमारा एटीएम कार्ड है, पासवर्ड हमको पता है, ये मेरे पास ही है। एक ने बताया कि साहब मेरा परसों पैसा निकल गया, और बाकी दोनों ने बताया कि साहब हमारा पहले निकल गया था, हम जब दोबारा बैंक गए पैसे के सिलसिले में तब मुझे पता लगा कि हमारा पैसा पहले ही फ़लाँ तारीख को निकाला जा चुका है। और ये भी बताया कि साहब मेरा पैसा एटीएम से निकाला गया है, जबकि ये मेरा एटीएम है, मेरे पास है। तो थोड़ी ताज्जुब की बात थी कि एटीएम आपके पास है, फिर कैसे ये पैसा निकल गया। फिर और डिटेल से पूछताछ की तो उन दोनों लोग, वो दोनों लोग किसान जो थे अपने बच्चों के साथ आए थे, वो तो बहुत एग्जैक्ट नहीं बता पाए। वो तो सिर्फ ये बता पाए कि बैंक जाने पे उन्होंने बताया था कि फ़लाँ तारीख को आपका पैसा एटीएम से निकल गया। कहाँ का एटीएम था या वो पैसा इन्होंने पहले कब, लास्ट टाइम एटीएम कब विज़िट किया था, वो बहुत क्लियर नहीं बता पाए। लेकिन जो तीसरा लड़का था वो बीटेक कंप्यूटर साइंस में कर रहा था, स्मार्ट लड़का था, पढ़ा लिखा था और शायद उसे इस बात की जानकारी भी थी। उसने सिलसिलेवार चीज़ों को बना रखा था, कुछ कागज़ भी अपने साथ ले आया था। उसने एक तिथि बताई कि साहब फ़लाँ तारीख को, शायद इस घटना के 21 या 22 फरवरी के 3 दिन या 4 दिन पहले, उसने कहा कि साहब हमें कुछ लोन लेना था, तो मैं और मेरा छोटा भाई गोंडा के शहर में बीच में जहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा है वहाँ गए हुए थे। वहाँ जो फॉर्मेलिटीज़ के बारे में वहाँ पूछा गया, जो भी एजेंट थे, तो उन्होंने बताया साहब ये है, और इसमें एक एफिडेविट लगना है जो इतने, स्टैम्प पेपर लगना है जो इतने पैसे का है, कुछ 300-400 रुपये का बताया। बच्चे ने ये बताया कि मैं अपना चूँकि पर्स घर भूल आया था, तो इसलिए मेरे पास 300-400 रुपये भी नहीं थे। मैंने अपने सगे छोटे भाई को एटीएम दिया और हाथ में एक उसका पासवर्ड हाथ से लिख के दे दिया कि तुम ये एटीएम से पैसा निकाल के और फलां जगह चले जाना कचहरी के पास, वहाँ स्टैम्प पेपर मिल जाएगा, उस स्टैम्प पेपर लेके यहाँ चले आना, नहीं तो अगर मैं जाऊँगा तो फिर ये टाइम निकल जाएगा, ये लोग फिर लंच पे चले जाएंगे, लंच के बाद फिर मुझे उठना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, फिर जब लंच के बाद आएंगे तब ये पूरी फॉर्मेलिटी होगी, तो हो सकता है आज का पूरा दिन खराब हो जाए। तो वो गया वहाँ पर, वहाँ से लौट के आया, उसने पैसा दे दिया हमें, वो ख़रीद के स्टैम्प पेपर ख़रीद के दे दिया और बता दिया कि ये इतने का था, ये मेरा बाकी जो पैसा है वो पैसा उसने वापस कर दिया, लेकिन बाकी कोई चीज़ नहीं बताई। इन्होंने एज़ यूजुअल वो एटीएम अपना जेब में रखा और अपना काम वाम करके घर को चले गए। 3 दिन बाद रात में इसके मोबाइल पे ये फ़ोन आया कि साहब, मैसेज आया कि आपका पैसा इतना इतना निकल गया है। उसमें शायद जो उसकी कैपेसिटी होती है 2 बार में निकालने की 12 बजे के पहले, उससे कम ही पैसा था, तो वो सारा पैसा उसका निकल गया उस दिन। उसने देखा, फिर वो भाग के, चूँकि रात की बात थी 1 बजे, बैंक आया, बैंक में बात करने की कोशिश की, बैंक के हेल्पलाइन पे बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई आंसर उसका नहीं मिला। सवेरे अपने भाई से पूछा, उसको ये लगा कि सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि मैंने भाई को एटीएम दिया है, ऐसा तो नहीं है इसके किसी दोस्त को ये पता लग गया हो, लेकिन बार बार उसने अपने एटीएम को देखा, एटीएम वही है जो उसने भाई को दिया था, वो भाई ने वापस कर दिया। और उसके लिए भी ये बिलीव करने का कारण नहीं था कि जब एटीएम मेरे पास है तो मेरा भाई या उसका कोई दोस्त या उसका कोई जानने वाला पैसा कैसे निकाल लेगा। इसी चक्कर में सवेरे उठते ही 10 बजे फिर वो बैंक पहुंचा। बैंक में उसने ये बताया कि साहब ऐसे ऐसे कल हम गए थे, इस टाइम में गए थे, और हमारा पैसा रात में 12 बजे निकला है, जो हमारा मैसेज आया है उसमें जो कोड दिया हुआ है मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, कहाँ से निकला है, कृपा करके इसको बता दें। ये पैसा जो उन्होंने निकाला था अपने उस छोटे भाई के थ्रू, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मेन ब्रांच जो गोंडा शहर में है वहाँ से पैसा निकाला था। उसके मन में जो भी शंका हो अपने भाई के प्रति या जो भी वो जानना चाहता हो, उसने एक एप्लीकेशन लिख के दी कि कृपा करके हमको उस समय की सीसीटीवी फुटेज जो भीतर की है, एटीएम बॉक्स के भीतर की, वो उपलब्ध करा दी जाए। जब वो लेके वहाँ गया तो फिर बैंक के जो संबंधित कर्मचारी थे जो बैंक में शिकायतों का निस्तारण करते हैं, उन्होंने इससे बताया कि बेटा हम आपके कहने पे आपको फुटेज नहीं दे सकते हैं, ये जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में फुटेज नहीं मांगती हम आपको नहीं दे सकते हैं।
फिर उसने कहा अच्छा ठीक है, हम पुलिस के पास जाएंगे, आप पुलिस आएगी, आपसे मांगेगी, लेकिन हमें हमारा बहुत जिसको कहते हैं ज़रूरी पैसा है, फ़ीस का पैसा है, मैं अपने पिताजी से नहीं मांग सकता। आप समझ सकते हैं कि उस बैकग्राउंड के लोग उनके लिए 25-30 हज़ार रुपये बहुत मायने रखते हैं। खैर वो इसी सिलसिले में इस बीच में उसने वहाँ कैंपस में घूम के देखा भी कि उसमें कम से कम 3 जगह सीसीटीवी लगे हुए थे कैंपस में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो मुख्य शाखा है वहाँ गोंडा की, वहाँ अब तो खैर ज़्यादा हो गया होगा, आज से कोई 5 साल पहले की बात है, उस समय भी वहाँ 2-3 सीसीटीवी लगे हुए थे। उसने कहा साहब हमें वो एक तो सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करा दी जाए, दूसरा ये कि वहाँ जो आसपास बैंक की प्रेमाइसेस में है वो भी उपलब्ध करा दी जाए। तो मैंने उसको बताया कि भाई इसके लिए आपको एफआईआर करना ज़रूरी है, आप एफआईआर की तहरीर लाइए, मैं आदेश कर दूंगा और ये क्राइम आपका रजिस्टर हो जाएगा। क्राइम एफआईआर लिखने के बाद आप एफआईआर की कॉपी लेके बैंक चले जाइए, वो आपको उपलब्ध करा देंगे, या आईओ आपके साथ जाएगा, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो एक रिक्विजिशन लेटर भेजेगा बैंक को ये सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने के लिए, आपको ये सीसीटीवी की फुटेज मिल जाएगी। खैर बाकी दोनों के लिए मैंने फिर उसी समय वहाँ पर हमने अपनी क्राइम ब्रांच के लोगों को बुलवा लिया। उस समय उसको एसओजी ही कहते थे, एसओजी आ गई और उनसे उन तीनों से हमने कहा बैठ के अलग अलग बात करिए और इनके साथ बैंक जाइए, जिनके जो रिस्पेक्टिव बैंक हैं वहाँ जाइए और देखिए कि ये इनका पैसा जहाँ से निकलना ये बता रहे हैं क्या वाकई निकला है या कोई इनकी एरर है। बैंक की एरर कभी कभी होती है और बैंक उसको मान लेता है कि मेरी एरर थी और उनका पैसा पूरा मिल जाता था जितना वो गया हुआ है। हालांकि 99% केसेस में बैंक कभी एडमिट नहीं करता है कि मेरी गलती से या मेरे सॉफ्टवेयर की एरर की वजह से ऐसा हुआ है। वो हमेशा अपने ग्राहक यानी अपने क्लाइंट पे बात टाल देते हैं कि ज़रूर आपके साथ कोई न कोई चीटिंग या फ्रॉड हुआ है। खैर बात ख़त्म हो गई, क्राइम ब्रांच अपने काम में लग गई। 4-5 दिन बाद फिर जब किसी क्राइम के सिलसिले में रिव्यू शुरू हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए कि उसका वो जो 3 लोग एक साथ जिनके साथ बैंक फ्रॉड हुआ उसका क्या हुआ। तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा साहब पहला तो ये कि तीनों का पैसा रात में 12 बजे से पहले 20,000, 25,000, 40,000 जो भी था, अगर वो अकाउंट पूरा मिनी स्टेटमेंट पहले निकाला गया, मिनी स्टेटमेंट के बाद जो भी पैसा था उसको 2 शिफ्ट में करके निकाल लिया गया। जब तक उनको पता लगे अकाउंट वो बंद कराएं, तब तक जितनी बार भी उसमें पैसा निकाला जा सकता है, जब तक वो खाली ना हो वो पैसा निकाल लिया गया और अलग अलग जगहों से निकाला गया। दूसरा उन्होंने बताया कि साहब उसके पहले जो इनका बैंक का स्टेटमेंट आया, इन तीनों ने एटीएम से विड्रॉल किए थे। एटीएम के विड्रॉल के 24 घंटे के भीतर इन तीनों के एटीएम से, दूसरे एटीएम से, एक तो वो जहाँ ये खुद पैसा निकालने गए थे, बातचीत में भी उनसे कंफर्म किया और जो उसका स्टेटमेंट आता है मिनी स्टेटमेंट उससे भी कंफर्म किया, तो उन्होंने ये बताया कि हाँ साहब इस तारीख को इतने बजे मैं फ़लाँ एटीएम पे गया था और उस एटीएम से मैंने 500 रुपये, 1000 रुपये या 5000 रुपये निकाले थे और उसके बाद अगला जो ट्रांजैक्शन है वो है जो रात में 12 बजे हुआ और किसी फ्रॉड ने, किसी साइबर अपराधी ने वो पैसे निकाल लिए। तो एक चीज़ कॉमन हो गई कि जहाँ से ये इन लोगों ने निकाला वहीं कहीं पर कोई ऐसी बात हो गई कि इनके एटीएम को बदल दिया गया या इनके एटीएम से फ्रॉड किया गया और 24 घंटे के भीतर वहाँ के दूर किसी एटीएम से पैसा निकाला गया। इसको जब मैप किया गया तो जहाँ ये स्कीमिंग, वो तो बाद में पता लगा पकड़े जाने के बाद कि ये प्रोसेस इसको स्कीमिंग कहते हैं और अंगूठी के बीच में यहाँ जो फंसाने वाला इक्विपमेंट होता है उसको स्कीमर कहते हैं और उसका और भी नाम मैंने आपको बताया था कि वो है मिनी DX3। तो मिनी DX3 के थ्रू ये जो स्कीमिंग की जाती थी ये भी हमें बाद में पता लगा था। हम उस समय ये सोच भी नहीं सकते थे कि ओरिजिनल होने के बाद उस समय जो सारा शक जा रहा था वो बैंक के कर्मचारियों पे जा रहा था कि बैंक के कर्मचारियों के सिवा कोई इतनी डिटेल नहीं बता सकता कि दूसरा आदमी वो पैसा निकाल के चला जाए। और कभी कभी तो हम लोगों के, हमारे क्राइम ब्रांच के दिमाग में आ रहा था
कि ज़रूर बैंक का कोई ना कोई कर्मचारी इन्वॉल्व है जो इतनी डिटेल जानकारी रखता है और वही शाम को जाके रात में जाके वो पैसा निकाल लेता है। खैर, उन्होंने बताया तो मैंने कहा भाई ये पता करना तो बहुत मुश्किल होगा कि जहाँ से ये पैसा खुद जाके निकाल रहे थे वहाँ इनके साथ क्या हुआ, क्योंकि उस समय तो उन्हें कुछ पता नहीं लगेगा। उस समय तो ये गए वहाँ, नॉर्मल प्रोसेस में हमेशा निकालते हैं, पैसा निकाला और चले आए। ये पता वहीं से लग सकता है जहाँ से ये फ्रॉडस्टर्स, जहाँ से ये अपराधी बैंक में जाके पैसा निकालते हैं। अब दिक्कत ये थी कि कहाँ से निकाला गया, वहाँ से 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर, एवरेज यही था 50-60 किलोमीटर दूर के एटीएम में कब निकाल लिया, ये थोड़ा मुश्किल काम था। इसी बीच में ये सिर्फ 3 इंसिडेंट ऐसे थे जो हम लोगों के जानकारी में आए। उसके बाद सब्सिक्वेंट, अभी फरवरी के बाद मैं बता रहा हूँ, उसके बाद जो सब्सिक्वेंट 2-3 और आए। इसी बीच क्राइम ब्रांच से मैंने कहा कि अगर वो कर रहे हैं तो ये तो अगल बगल के ज़िलों में भी देखिए, हो सकता है कि अगल बगल के ज़िलों से भी ये इसी तरह का काम ये कर रहे हों। जितनी ज़्यादा इंसिडेंट्स हम मैप पर लेंगे उतनी पॉसिबिलिटी अधिक होगी उसको ट्रैक करने की। बात सबकी समझ में आ गई। तो फिर बस्ती और बहराइच 2-2 यहाँ पर, एक बलरामपुर में, 5 हो गई है, 5 इंसिडेंट ये, 3 हमारे यहाँ के पहले के और 2 उसके बाद के, 5 ये हो गए, कुल 10 इंसिडेंट हो गए। 10 जगह जाके उन्होंने, सबसे पहले तो जहाँ मुकदमे नहीं लिखे हुए थे, क्योंकि बिना एफआईआर के वो सीसीटीवी फुटेज देने में बैंक वाले आनाकानी करते हैं, तो जहाँ जहाँ एफआईआर हो गई थी उनकी एफआईआर की कॉपी ले ली गई, और जहाँ जहाँ लोगों ने बताया था खाली जांच में मामला चल रहा था, एफआईआर नहीं हुई थी, वहाँ एफआईआर कराई गई और इन 10 जगहों की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। इस पूरी प्रोसेस में एटीएम के सीसीटीवी फुटेज निकालने में लगभग 10 दिन का समय लगता है, क्योंकि वो उनका जो सिक्योरिटी का हेड है वो आएगा, वो एक आदेश करेगा, फिर वो उनके जो टेक्निकल लोग होते हैं जिन्होंने इंस्टॉल किया होता है वही आएंगे, वही उसके हार्ड डिस्क से उसको निकाल के देंगे। बहुत पुराना हो जाएगा तो वो भी देने से मना कर देते हैं, क्योंकि स्टोरेज की कैपेसिटी उतनी नहीं होती उनकी एटीएम पे लगे हुए सीसीटीवी की, कि बहुत महीने पहले की वो आपको सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करा सकें। तो खैर वो 10-12 दिन में वो आ गया। अब मुझे भी थोड़ा, चूँकि इसमें इंटरेस्ट आ रहा था बार बार कि ये कैसे हो सकता है कि आदमी का अपना एटीएम कार्ड उसके पास है, क्योंकि हमने भी तब ताज़ा नया एटीएम लिया था और ये लगता था कि जब हमारे पास 24 घंटे एटीएम है, मैं पर्स में रखता हूँ उसे, आज भी रखता हूँ, तो ये हमारे एटीएम का इस्तेमाल कैसे हो सकता है, हमारे एटीएम को कौन चुरा के ले जाएगा और कौन पैसा निकाल के, और कैसे उसको पासवर्ड का पता लगेगा। ये बहुत सी चीज़ें दिमाग में बनी हुई थी और ये जानने की उत्कंठा थी कि आखिर ये किस तरह से हुआ होगा। तो खैर वो 10 जगह में तो खैर 2 जगह तो सीसीटीवी फंक्शनल नहीं था, लेकिन 8 जगह की फुटेज मिल गई 10-12 दिन बाद। उसका बारीकी से हमारी पूरी टीम ने अध्ययन किया। उनमें से 3 स्थानों पर एक ही व्यक्ति, एक बस्ती में, एक बहराइच में और एक गोंडा में, एक ही व्यक्ति पैसा निकालने आया था, जिसका फेस बहुत साफ दिख रहा था, हालांकि वो कैप लगा के आया था। और जब वो उसका पिन उसका जब एंटर कर रहा था तो सिर नीचे झुका होने के कारण उसके आँख से ऊपर का हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा था, यानी किसी को दिखाया जाए तो उसे, अगर जब तक उसने देखा नहीं है, पहचानना मुश्किल था कि आदमी कौन है। उसके पीछे तीनों जगह की फुटेज में उसके पीछे भी 2 आदमी दिखाई दिए, लेकिन उनका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। उनके कमर के नीचे के हिस्सा, पैर, जूता और इस तरह से दिखाई दे रहा था, और ये लग रहा था कि ये कुछ अप टू डेट टाइप के, कोई बहुत फटीचर टाइप के नहीं, कुछ पढ़े लिखे से अच्छी वेशभूषा वाले यंगस्टर्स हैं। यंग उसमें उनके जो बॉडी लैंग्वेज जो उसमें दिखाई दे रही थी सीसीटीवी में, उससे लग रहा था कि ये यंगस्टर्स हैं। लेकिन ये बात भी बहुत ज़्यादा काम नहीं आ रही थी। फिर एक आदेश किया गया कि चलिए दूसरे ज़िले की बात छोड़ दीजिए, आप अपने ज़िलों में जो, फिर ये मैप किया गया कि किस तरह के एटीएम से ये विड्रॉल करते हैं। ऐसे एटीएम जो शहर के बाहर हैं, ऐसे एटीएम जो कस्बों में लगे हुए हैं। तो उसमें भी एक ट्रेंड निकल के आया कि सारे ऐसे एटीएम्स इन्होंने विड्रॉ किए हैं जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता।
सिक्योरिटी गार्ड का मतलब कहीं कहीं शहरों में तो आप देखेंगे आर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड्स बैंक्स ने लगा रखे हैं एटीएम के बाहर। कहीं कहीं बिना आर्म के वो अपनी सिक्योरिटी, जिस सिक्योरिटी कंपनी के हैं, एक वर्दी सी पहने हुए डार्क ब्लू कलर की, और उसके ऊपर फ्लैप में यहाँ पर उस सिक्योरिटी सर्विस का नाम लिखा हुआ, और एक डंडा लेकर वहाँ बैठते हैं, सिर्फ रेगुलेट करते हैं या लोगों को पहचानते हैं कि हाँ भाई कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो नंबर 1 तो ऐसे किसी भी एटीएम से पैसा नहीं निकाला गया जिस पर किसी भी तरह का आर्म्ड या अनआर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड बैठता रहा हो। दूसरा, कभी भी बिल्कुल सेक्लूडेड यानी एकदम शहर के बाहर छोटे कस्बे में निर्जन जगह पे जो एटीएम होते हैं, जहां आसपास ना कोई दुकान होती है और ना कोई आने जाने वाला होता, वहाँ से भी नहीं निकाला गया। ये जिस कस्बे से या बड़े कस्बे से उसके बीच में जो एटीएम होगा, जहाँ वो अपनी गाड़ी, चाहे वो मोटरसाइकिल थी या कार थी, खड़ी करके कोई दूसरा बहाना ले सकते थे, चाय पीने का, या उतनी रात में कोई पान की दुकान खुली हुई हो या इस तरह का, वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी, एक आदमी गया और 12 बजने में 5 मिनट पहले कुछ पैसा निकाला और 12:05 में पैसा निकाला और चलता बना। इस बीच जो क्राइम मीटिंग हुई, उनको सबको बताया गया कि भाई आपकी जो मोबाइल मोटरसाइकिल मोबाइल होती हैं आपके कस्बे में या शहर में, या आपकी जो मोबाइल 4 पहिया वाहन होती है थाने की, इसको जब 12 बजने लगे तो आप एटीएम्स पे खड़ा करके उसमें जो भी हो उसको उठाइए या उसको बुलाइए, उसको रोकिए, उससे पूछताछ करिए। ये देखिए कि उसके पास ऐसा तो नहीं है कई एटीएम कार्ड हों, वो उससे ट्राई करता हो, या उसके पास कोई लैपटॉप हो जिससे वो अपना कारगुजारी करता रहता हो, क्योंकि बिना इसके ये संभव नहीं था। तो खैर, ये तो बिल्कुल जिसको वो कहते हैं तुक्का मारने वाली बात थी कि शायद इसमें कभी कोई ये मछली फंस जाए कि जिसको तलाश रहे हैं हम, या जिसको उठाया मैंने या जिसको रोका, उसके पास कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाएं जो हमको वहाँ तक ले पहुँचा दें जिसकी हमें तलाश है। इस बात के भी 7-8 दिन 10 दिन हो गए, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। अब उसका फिर दूसरा तरीका निकाला गया कि भाई आखिर कब तक ये महीनों हम चलाएंगे, पता नहीं वो गोंडा में कहीं से निकालें ना निकालें, या पुलिस एक जगह ही तो 12 बजे पहुंच पाएगी, तो सिर्फ एक ही एटीएम पर वो 10 मिनट वहाँ चेक कर सकती है, हो सकता है वो उसको देख लें, अगले एटीएम से निकाल लें। तो ये सब बातें डिस्कस करने के बाद ये तय किया गया कि अब चूँकि हमारे पास 10 लोकेशंस हैं, 10 जगह का डंप डाटा, जो सेल आईडी का डाटा होता है, सारी कंपनियों का वो डाटा कि इस पर्टिकुलर टाइम पर इस सेल आईडी पर यानी इस लोकेशन पर आने वाली और जाने वाली सभी कॉल्स का विवरण। बड़ा भारी ये डाटा होता है, कई कई जीबी का होता है ये, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक बड़े आग्रह पर ये मोबाइल कंपनीज इसको दे देती हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ के लिए। तो खैर 10 लोकेशंस का ये डाटा, क्योंकि टाइम का पता था, रिसीट पे प्रिंट होके आता था कि 11:55 रात में और 12:03 अगले दिन, तो बहुत स्पेसिफिक टाइमिंग था। तो उसी स्पेसिफिक टाइमिंग का हम लोगों ने, ताकि डाटा कम मिले और एनालाइज करने में हमें सहूलियत हो या हम आसानी से उसको एनालाइज कर सकें, तो वो उतने पीरियड का डाटा मंगवाया गया और बड़ी मुश्किल से डाटा मिल गया। चूँकि मैं एसटीएफ में और एटीएस में रह चुका था, मोबाइल कंपनियों के लोग जो डाटा प्रोवाइड करते हैं, यानी जो इनके नोडल अफसर, उनको टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ के नोडल अफसर, वो सब लखनऊ में बैठते हैं, क्योंकि गोंडा भी यूपी ईस्ट की सर्किल में था। सब जानने वाले थे, सबसे बात करके उसको किसी तरह मैनेज करके 5 दिनों में सारा डाटा हमको मिल गया। उसकी एनालिसिस बहुत कठिन होती है। उस समय जो अब तो खैर बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर उसके आ गए, लेकिन उस समय डाटा एनालिसिस टूल्स जो थी, कम से कम CDR की, कॉल डिटेल रिपोर्ट की, वो बहुत प्रिमिटिव टाइप के थे। उसमें बहुत ढेर सारे मॉडिफिकेशन के बाद आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर उसमें थोड़ा समय ज़रूर लगा, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में 4 या 5 दिन 6 दिन लगने के बाद हमें सफलता मिल गई, जिसे हम चाह रहे थे। 3 लोकेशंस पे एक मोबाइल नंबर जो कॉमन था 3 लोकेशंस पे, वो हमें नंबर मिल गया।
क्योंकि इसकी बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी होती है कि एक आदमी उसकी लोकेशन निकालते समय भी जहाँ उसने स्कीमिंग की है और फिर उसकी लोकेशन वहाँ से 60 किलोमीटर दूर जहाँ पैसे विड्रॉ किए गए, फिर उसकी लोकेशन नेक्स्ट साइट पर, ये बहुत मुश्किल है कि ये इस बात की संभावना कि ये नेचुरल कोर्स में हुआ होगा इसकी बहुत लगभग ज़ीरो थी। तो हम लोगों को समझ में आ गया कि हमें सफलता मिल गई, हमें इन्हें बहुत दिन तक वेट नहीं करना पड़ेगा। उसकी कॉल डिटेल की जब एनालिसिस की तो ये पता लगा कि ये सब लखनऊ रहते हैं, क्योंकि उस एक कॉल जो एक नंबर मिला था उसमें उसके कॉन्टैक्ट के सब नंबर मिल गए और कोई 15-20 नंबर हमें मिल गए और आपस में उनके क्या संबंध हैं ये मिल गया। ये एक साथ लखनऊ से चला करते थे और लखनऊ से आके किसी एक लोकेशन पर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा रुकते थे। जैसे ही किसी आदमी का कार्ड, और कोई एक आदमी भीतर जाके ये देखता था कि कौन अनाड़ी आदमी है, कौन नया आदमी है जो नए तरीके से वो निकालने की पैसा कोशिश कर रहा है या पहली दूसरी बार आया है, बार बार अपने जेब से निकाल के वो उसका पिन नंबर देख रहा है। तो इन सब चीज़ों से उनका अंदाज़, क्योंकि बहुत ही शातिर दिमाग लोग, बहुत ही पारखी नज़र रहती है इन लोगों की, और उससे कहते हैं कि लाइए भाई साहब मैं कर देता हूँ, मैं देख रहा हूँ बहुत देर लग रही है, आपका काम हो जाए तो मैं भी अपना काम करूँ, मैं अपना, मुझे भी पैसा निकालना है। तो सामने वाले को लगता है कोई मदद कर रहा है, उसका कार्ड हाथ में लिया, इसमें स्कीमर में स्वैप किया, फिर उसके बाद उसे डाल के उससे कहा कि अब पिन डाल दीजिए, उसका पैसा निकला, वो अपना खुश होकर वहाँ से चला गया। तो वहाँ 1 घंटे, कभी कभी आधे घंटे, कभी कभी 2 घंटे तक वेट किया और उसके बाद ये फिर आगे की तरफ प्रोसीड कर गए। कभी फैज़ाबाद निकल गए, कभी गोरखपुर निकल गए, पैसे की कमी नहीं थी। और फिर रात में चलते थे, रात में नज़दीक में कहीं अपना हाथ मार देते थे और ज़्यादातर टाइम में ये शाम को कोई आदमी इनको अगर मिल गया तो फिर वहीं रुक जाते थे, कहीं पर नाश्ता पानी करते थे, खाना खाते थे और रात में लखनऊ वापस जाते समय कहीं से पैसा ये निकाल लिया करते थे। तो वो अच्छा, लेकिन अब ये बड़ी दिक्कत थी कि इसका लाइव लोकेशन कैसे मिले। वो हर समय ऑन नहीं रखते थे, जब चलने लगते थे, चूँकि वो लखनऊ में अलग अलग जगह पे रहते थे, तो जब चलने लगते थे तो एक दूसरे से फ़ोन से बात करके जब एक गाड़ी में हो गए तो मोबाइल ऑफ़ कर लिया। फिर वहाँ पे जब 1 घंटा, 1.5 घंटा हुआ तो किसी को चाय के लिए, किसी को पानी के लिए, कोई घूमने गया हुआ है कि भाई देखो कहीं ढाबा तो नहीं है यहाँ पर, ये बात करने के लिए वो थोड़ी देर खोलते थे और उसके बाद फिर चले जाते थे। और चांस की बात है, बाकी सब जगह तो विड्रॉ करते समय ये मोबाइल बंद मिला था, लेकिन ऐसा लगता है कि उस समय किसी वजह से जहाँ पे ये 3 लोकेशन पे ये हमें कॉमन नंबर मिल गया, वो वहाँ पर खुला रहा होगा। 3 दिन हम लोगों को लगे और फाइनली हम इसकी लाइव लोकेशन देखते रहे और हमें गोंडा में, जिनकी हमें तलाश थी, रात में 12 बजे ये बैंक में जैसे ही पैसा निकालने के लिए गए और गाड़ी इन्होंने दूर खड़ी कर दी। अनिल ही गया था भीतर निकालने के लिए, अनिल वर्मा, उसको हम लोगों ने वहीं दबोच लिया। बाकी जो इसके साथ के 2 थे जो भाग गए थे, वो बाहर निकल के सिगरेट पी रहे थे और अनिल के साथ जो अशोक था, अशोक वर्मा, वो गाड़ी में ही कंप्यूटर पे कुछ देख रहा था। तो उसे ये नहीं पता लगा कि कुछ सादे वर्दी में कुछ लोग अनिल को एटीएम के भीतर से पकड़ के ले आ रहे हैं और उन दोनों को जो बाहर सिगरेट पी रहे थे उन्होंने देख लिया, इसलिए वहाँ से चुपचाप दबे पाँव निकल गए। और एक बार अनिल वर्मा हमें मिल गया तो फिर उसके बाद सब चीज़ें खुली और इस गैंग का पता लगा था। मुझे उम्मीद है कि आप की जो क्वेरी थी मुकेश कुमार पटेल जी की, तो वो इस तरह से पकड़े गए थे। हमारे ख्याल से आज बस इतना ही, और अब कल से मैं लखनऊ ज़िले के बारे में जो क्राइम की घटनाएं हैं उनमें अगर कोई विशेष बात होगी तो उनके बारे में आपसे बातचीत करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।